नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जामेटो जेड में। और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने बात की थी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। मतलब कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। और उसके आधार पर हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिफाइन किया था कि किसी भी कोशिका का डेवलपमेंट उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही होता है। यानी कि अगर ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगा, अगर ग्रोथ नहीं होगी तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। ये चीज़ हमने जानी थी पिछली वाली क्लास में। अब इस क्लास में हम बात करेंगे कि ग्रोथ का लेवल क्या होता है। ठीक है, यानी कि लेवल किस किस लेवल पर ग्रोथ की जाती है जनरली। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा ये आज का जो टॉपिक है हमारा, कि ग्रोथ जो होती है वो किस लेवल पर होती है। तो यहाँ पर हम पॉइंट डाल लेते हैं, हमारा पॉइंट डाल लेते हैं यहाँ पर कि लेवल ऑफ ग्रोथ या लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ की जगह हम यहाँ पर इस चीज़ को बोलेंगे डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है पॉइंट डाल लेता हूँ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है जी, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। चलिए, तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो डेवलपमेंट होता है वो किस किस लेवल पर होता है। तो पहला जो लेवल है हमारा वो है यहाँ पर नंबर फर्स्ट, सेलुलर लेवल। नंबर फर्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वो होगा हमारा सेलुलर लेवल। ठीक है, सेलुलर लेवल पर किस तरह से डेवलपमेंट होता है। ठीक है जी। अब देखो, सेलुलर लेवल के डेवलपमेंट की यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि सेल के अंदर किस तरह का डेवलपमेंट होता है, सेल किस तरह से डेवलपमेंट करती है। तो सेलुलर लेवल के अंदर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सेल के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो होता है जैसे कि सेल होती है एनलार्ज, बढ़ जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो सेल अगर एनलार्ज हो रही है तो वो भी एक प्रकार का उसका क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, एनलार्ज हो, या फिर जो सेल है वो एलोंगेटेड हो। ठीक है, एलोंगेटेड, एलोंगेटेड, या तो वो ऐसे बढ़ोतरी करे या फिर वो ऐसे लंबाई में वृद्धि करे, तो इसको बोलेंगे एलोंगेटेड। ठीक है, या फिर उसके अंदर क्या हो, जैसे केंद्र का विभाजन। जब केंद्र का विभाजन होता है तो कोशिका क्या होती है, एनलार्ज होती है, एलोंगेटेड होती है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस इसको बोला जाता है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, या फिर जब कैरियोकाइनेसिस होता है तो सेल होती है एनलार्ज, एलोंगेटेड। तो ये एक सेलुलर लेवल पर डेवलपमेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद में कैरियोकाइनेसिस से वो क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। सेल का सेल का क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस के बाद में सेल का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। साइटोकाइनेसिस हो गया, कोशिका बन गई। देखो, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे पास में ये एक कोशिका थी इस तरीके से, यहाँ पर ये कोई हमारी कोशिका थी। एक सेकेंड, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारी एक कोशिका थी। ठीक है, अब ये कोशिका नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ी और फिर से ये इसने थोड़ा सा डेवलपमेंट किया इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से ये डेवलप हुई। ठीक है, फिर ये थोड़ी और आगे बढ़ी। अब इसके अंदर हुआ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हुआ तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है कि इसके अंदर जो केंद्रक था उस केंद्रक का क्या हुआ, यहाँ पर जो केंद्रक था उस केंद्रक का हुआ डिवीजन। दो केंद्रक बन गए। अब ये दो केंद्रक बने तो एक केंद्रक चला गया कहाँ पर, एक ध्रुव पर, और दूसरा केंद्र चला गया कहाँ पर, दूसरे ध्रुव पर। ठीक है, तो इसको बोला हमने कैरियोकाइनेसिस। एक केंद्रक यहाँ चला गया और एक केंद्रक यहाँ चला गया, इसको बोला हमने कैरियोकाइनेसिस। कोशिका हमारी ये साइज की थी, अब पहले ये साइज की हुई एनलार्ज, एलोंगेटेड होकर। बाद में यही कोशिका ने क्या किया, हमारा यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस किया। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस किया। कैरियोकाइनेसिस किया तो कोशिका में दो केंद्रक बन गए। अब हो गया साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में यहाँ पर क्या हो गया, सेल का विभाजन हो गया, दो कोशिकाएं बन गई। ठीक है, समझ में आया बात। अब ये दो कोशिकाएं बन गई तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी। अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं, इसी चीज को आगे बढ़ाएं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में इसी साइज की, ये इसी साइज की बहुत सारी कोशिकाएं डिवीजन करके बन जाएंगी, यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से कोशिकाएं इकट्ठी हो गई। अब कोशिकाएं इकट्ठी हुई तो इन कोशिकाओं में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, इन कोशिकाओं में क्या होगा, विभेदन होगा। और विभेदन होने के बाद में इन कोशिकाओं में डिफरेंशिएशन होगा और ये पर्टिकुलर किसी न किसी टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये कोशिकाएं किसी पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बन जाएगा यहाँ पर टिश्यू। ठीक है, टिश्यू बन गया और टिश्यू से फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये लीफ की कोशिकाएं हैं तो यहाँ पर बन जाएगा आपका ऑर्गन। ठीक है, इस तरीके से एक ऑर्गन का प्रिपरेशन हो जाएगा।
तो कहने का मतलब है सीधा सीधा हमारा कि जो साइटोकाइनेसिस होगा, इस साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। साइटोकाइनेसिस के बाद में जब कोशिका का विभाजन हो जाएगा तो इसके कोशिकाओं में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन होने के बाद में ये डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर कोई टिश्यू बनाएंगे, जैसे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, किसी भी प्रकार का कोई सा भी टिश्यू बना लेंगे। और फिर टिश्यू से उसका बन जाएगा, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे आपस में और बन जाएगा एक टिश्यू सिस्टम। क्या बन जाएगा, टिश्यू सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, और ये जो टिश्यू सिस्टम होगा एज ए ऑर्गन ये यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेलुलर लेवल पर डेवलपमेंट। किस तरह से सेलुलर लेवल पर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसी को ही आगे बढ़ाते हैं हम और बात करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल की, जो है आपका डेवलपमेंट किसके ऊपर, ये तो हुआ किसके ऊपर, सेल के ऊपर, यानी कि सेलुलर लेवल का डेवलपमेंट। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, आगे इसी के बारे में बात करें तो हमारा नेक्स्ट लेवल आ जाता है किसके ऊपर, टिश्यू लेवल के ऊपर। टिश्यू लेवल के ऊपर आगे किस तरह से डेवलपमेंट हो, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा टिश्यू बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा टिश्यू सिस्टम बनेगा, टिश्यू सिस्टम में किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा इसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बन गया टिश्यू। अब टिश्यू जो बन गया हमारा, इस टिश्यू, ये बहुत सारे टिश्यू जो है यहाँ पर कनेक्ट होंगे जिससे एक टिश्यू सिस्टम बनेगा। और ये टिश्यू सिस्टम आगे चलकर हमारा क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। क्या बनाएगा, आगे चलकर हमारा ऑर्गन बनाएगा, तो इसे कहेंगे हम ऑर्गन लेवल। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सेलुलर लेवल के बाद में नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर ऑर्गन लेवल पर किस तरह से होता है डेवलपमेंट, ऑर्गन लेवल पर। ठीक है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो ऑर्गन लेवल पर किस तरह का डेवलपमेंट होगा। देखिए, ऑर्गन लेवल पर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ऑर्गन जो है जिस तरह से जाइगोट होता है, जाइगोट जो होता है वो हमारा एक प्रकार का क्या होता है, ऑर्गन ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके पास में कोई जाइगोट है। ठीक है, और जाइगोट जो होता है, इस जाइगोट में कुछ कोशिकाएं होती है जो प्री डिटरमाइंड होती है, वो डिवीजन करती है। ठीक है ना, प्री डिटरमाइंड सेल होती है, वो डिवीजन करती है जो जाइगोट होता है। ठीक है ना, जो कि आपका क्या करेगी, एम्ब्रियो का निर्माण करेगी। ये जो जाइगोट होगा ये किसमें बदलेगा, एम्ब्रियो के अंदर बदलेगा। ठीक है ना, तो एम्ब्रियो में बदलने के लिए यहाँ पर कुछ कोशिकाएं होंगी जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होंगी, और उन कोशिकाओं को ये पता होगा कि इस चीज से क्या बनाना है। ठीक है, तो उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं प्री डिटरमाइंड सेल। ठीक है, और उनके अंदर जो डिवीजन होता है उसे बोला जाता है प्री डिटरमाइंड डिवीजन। कौन सा डिवीजन बोला जाता है, प्री डिटरमाइंड डिवीजन, मतलब पहले से व्यवस्थित विभाजन कि कौन सी कोशिका में कौन सा डिवीजन होने वाला है। ठीक है, इसे बोलेंगे प्री डिटरमाइंड डिवीजन। अब जो प्री डिटरमाइंड डिवीजन होता है, इससे बनता है आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड एम्ब्रियो। इसे क्या बनता है, इसे बनता है वेल ऑर्गेनाइज्ड एम्ब्रियो। ठीक है, इससे क्या बनेगा आपका, वेल ऑर्गेनाइज्ड एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। यहाँ पर जो एम्ब्रियो होगा वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, मतलब कि सुसंगठित एम्ब्रियो का निर्माण होगा। ऑर्गन लेवल पर हम बात करें, देखो जाइगोट है, जाइगोट के पास में ये जाइगोट है। जाइगोट का मतलब है कि आपका यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है कि दो कोशिका, एक कोशिका है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए, और फ्यूज होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में इसने बना ली ये 2n सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बोलेंगे हम जाइगोट। अब ये जो जाइगोट होगा इसमें डिवीजन होगा और कुछ कोशिकाएं बनेगी, जैसे पहले 4 कोशिकाएं बनेंगी, फिर 8 कोशिकाएं बनेंगी, फिर 16 कोशिकाएं बनेंगी, फिर जो भी 2 56 24 64 जो भी कोशिकाएं बनेंगी वो बनेंगी। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 8 कोशिकाएं बनेंगी, तो इन 8 कोशिकाओं में ये जो डिवीजन हो रहे हैं यहाँ पर, ये 8 कोशिकाएं जो बनाई जा रही है ये प्री डिटरमाइंड है। ये पता है कि इस कोशिका से केवल 8 कोशिकाएं ही बनानी है आपको। ठीक है ना, इससे ज्यादा कोशिकाएं नहीं बनानी। तो यहाँ पर ये जो 8 कोशिकाएं बनेगी, या 4 कोशिकाएं मान लेते हैं फिलहाल हम इसको 4 कोशिकीय भ्रूण मान लेते हैं, इसको 4 सेल्ड एम्ब्रियो मान लेते हैं। तो ये जो 4 कोशिकाएं बनेंगी, ये 4 कोशिकाओं में जो डिवीजन होगा ये प्री डिटरमाइंड होगा पहले से इस जाइगोट के पास में। जो यहाँ पर जो ऑर्गन है जाइगोट प्रकार का, ये बनाएगा, ये बताएगा कि कौन सा ऑर्गन बनाना है। जैसे कि अगर आप एम्ब्रियो की ही बात करें, तो एम्ब्रियो की बात करें तो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो सबसे पहले 4 कोशिकीय भ्रूण होता है हमारे पास में, 4 कोशिकीय एम्ब्रियो।
फिर 8 सेल एम्ब्रियो, फिर 16 सेल एम्ब्रियो, फिर इसके बाद में ये और डिवीजन करता है और बदल जाता है किसके अंदर, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, हार्ट शेप के अंदर, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, फिर ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो जो होता है, फिर ये वृद्धि करता है, ये बदल जाता है हमारा किसके अंदर, टारपीडो एम्ब्रियो के अंदर। किसके अंदर बदल जाता है, टारपीडो शेप के अंदर। ठीक है, टारपीडो शेप्ड एम्ब्रियो। तो इस तरीके से ये अलग अलग जो है डिवीजन करता है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार, अलग अलग तरीके से विभाजन करता है, और इस तरह की कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होती है। यहाँ तक की बात समझ में आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो हमारा वेल ऑर्गेनाइज्ड एम्ब्रियो है ये डेवलप होगा। ठीक है ना, ये ऑल ऑर्गेनाइज्ड जो एम्ब्रियो है ये क्या होगा, यहाँ पर हमारा ये डेवलप होगा, डेवलपमेंट करेगा, और डेवलप होकर ये क्या बनाएगा, सीड बनाएगा आगे चलकर। इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, ग्लोबुलर बनेगा, हार्ट शेप बनेगा, और टारपीडो बन जाएगा। जब टारपीडो स्टेज में आएगा तो ये किसमें बदल जाएगा, सीड में। तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्म सीड, सीड बना लेगा, बीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम सीड का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन हो गया किसका, सीड का। तो यहाँ पर सीड बन जाएगा। अब ये जो सीड होगा जब ये जर्मिनेट होगा, ठीक है, तो जर्मिनेट होगा यानी कि अंकुरण बनाएगा, अंकुरित होगा। ठीक है, तो सीड जो होगा, ये सीड क्या होगा, यहाँ पर जर्मिनेट होगा, सीड हो जाएगा जर्मिनेट, और जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, ये सीडलिंग बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, सीडलिंग बनाएगा। अब ये जो सीडलिंग होगा, सीडलिंग का मतलब है अंकुरित, अंकुरित भाग जो होता है, अंकुरण जिसको बोलते हैं हम, उसे कहा जाता है सीडलिंग। सीडलिंग का क्या होगा, यहाँ पर मेचुरेशन होगा। ठीक है ना, ये सीडलिंग क्या होगा, यहाँ पर मेच्योर होगा। मेच्योर का मतलब है कि परिपक्व होगा, यहाँ पर ये हो गया जी मेच्योर। ठीक है, परिपक्व हो गया। अब परिपक्व होने के बाद में जब ये परिपक्व हो जाएगा तो इसके अंदर क्या क्या चीजें बनेंगी, जब ये परिपक्व होगा तो इसके अंदर बनेगी शूट, इसके अंदर बनेंगे रूट। ठीक है ना, क्या बनेगा इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा जी, शूट क्रिएट होगा। ठीक है, शूट बनेगी इसके अंदर रूट बनेगी, यहाँ पर रूट का डेवलपमेंट होगा। लीफ बनेगी, यहाँ पर लीफ का डेवलपमेंट होगा, लीफ का विकास किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर फ्लावर, फ्रूट, ये सब चीजें बनेंगी। ठीक है, फ्लावर बन जाएगा यहाँ पर, और फ्रूट बन जाएंगे। ठीक है, और भी दूसरे प्रकार के, कितने प्रकार के, ट्यूबर, राइजोम, कॉम्ब, इस तरह की चीजें यहाँ पर क्रिएट होंगी। जब ये मेच्योर हो जाएगा तो अलग अलग चीजें यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो हम मेच्योरेशन हो रहा है, ये जो मेच्योरेशन हो रहा है यहाँ पर शूट से, इस तरह का जो मेच्योरेशन हो रहा है, जैसे शूट बन रहा है, रूट बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, लीफ बन रही है, ट्यूबर बन रहा है, यहाँ पर और भी चीजें बनती है, ट्यूबर बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, राइजोम बन जाते हैं यहाँ पर, राइजोम। ठीक है, बल्ब बन जाते हैं, कोर्म बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है यहाँ पर। तो ये सब चीजें जो होती है, क्योंकि देखो सीडलिंग का मतलब है कि बीज उगा, बीज उगने से उसका अंकुरण हुआ, अंकुरण होने के बाद में उसने ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, अलग अलग प्रकार के टिश्यू तैयार हुए। ऑर्गन लेवल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ऑर्गन ही है हमारा है। ठीक है, सीड भी एक प्रकार का ऑर्गन ही, अंगे। यहाँ पर जो है शूट, वो भी एक ऑर्गन है, फ्लावर है वो भी एक ऑर्गन है, ट्यूबर है वो भी एक ऑर्गन है, रूट है वो भी एक ऑर्गन। तो इस तरह से ऑर्गन का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है ये टाइम और इसके साइट, एक तो समय और किस जगह पर हो रहा है। ठीक है ना, फॉर्मेशन का जगह ये प्लांट के अंदर होता है, कब होना है और कब नहीं होना है अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये किसके अंदर होता है, प्लांट के अंदर होता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान रखना है हमें कि ये जो चीज होती है, जो मेच्योरेशन होता है, ये टाइम एंड साइट, इसका जो टाइम है और साइट है, नहीं स्थान जो होता है, साइट ऑफ फॉर्मेशन, साइट ऑफ फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन प्लांट, प्रेजेंट इन प्लांट। ये सारी चीज किसके अंदर प्रेजेंट होती है, पादप के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट में प्रेजेंट होती है। मेच्योरेशन का टाइम और साइट, टाइम कब होगा और साइट कहाँ पर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास में ये कोई एक प्लांट है मान लेते हैं। ठीक है जी, अब इस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग कब होगी, देखिए तो मैच्योरेशन हो गया, मैच्योर हो गया। अब ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर कहाँ पर आएगा, ठीक है, वो तो हो गई उसकी साइड। जैसे कि फ्लावर आएगा यहाँ पर कक्षस्थ भाग में आएगा, फ्लावर का फॉर्मेशन होगा इस वाले पोर्शन में, तो यहाँ पर फ्लावर बनेगा, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये किसके पास है, ये जगह किसके पास है, प्लांट के पास ही है।
ठीक है। दूसरा कब बनेगा, तो कब बनेगा, तो जब इसका फ्लावरिंग का टाइम होगा जब बनेगा। जैसे कि मान लो इसको बसंत ऋतु में अगर इसके फूल खिलने हैं तो बसंत में खिलेंगे, बरसात में खिलने हैं तो बरसात में खिलेंगे, सर्दियों में खिलने हैं तो सर्दियों में खिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसका जो टाइम है, टाइम और इसका दूसरा साइट, ये दोनों चीजें कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये प्लांट में प्रेजेंट होती है कि कब बनेगा और कहाँ पर बनेगा। ये दोनों चीजें किसमें होती है, प्लांट के अंदर ही होती है, प्लांट के ऊपर ही डिपेंड होती है। बात समझ में आ गई आपको, टाइम और साइट, ठीक है ना। टाइम और साइट ऑफ फॉर्मेशन ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होता है, प्लांट में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में। अब आगे चले हम, ठीक है। अब यहां पर ये लेवल ये डिसाइड करता है, ठीक है, यही चीज मेच्योर जब मेच्योर होगा तो शूट बन जाएगा, फ्लावर बन। अब ये फ्लावर कितनी ग्रोथ करेगा ये भी फिक्स है, रूट कितनी ग्रोथ करेगी ये फिक्स नहीं है, शूट कितनी ग्रोथ करेगा ये भी फिक्स नहीं, लेकिन फ्लावर कितनी ग्रोथ करेगा ये फिक्स है, फ्रूट जो है वो कितनी ग्रोथ करेगा, ये सारी चीजें फिक्स है। तो इसका जो लेवल डिसाइड किया जाता है, यहाँ पर लेवल को डिसाइड करने के लिए इसके अंदर एक एब्सीशन लेयर का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। ठीक है, उस समय क्या होगा, देखो जैसे कि अब ये जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पर ये लीफ है आपकी, और ये लीफ ने कर ली है ग्रोथ। ये जो लीफ है, इस लीफ ने क्या कर लिया, यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ पर ये ग्रोथ कर चुकी है, कंप्लीट ग्रोथ करने के बाद में अब ये पत्ती यहाँ से टूटकर नीचे गिर जाएगी। ये लीफ यहाँ से टूटकर कहाँ आ जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो नीचे गिरेगी, क्यों गिरेगी भाई, नीचे क्यों गिरनी चाहिए, तो ये नीचे कब गिरेगी, जब ये मेच्योर, जब इसका मेच्योरेशन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगी, ये परिपक्व हो जाएगी, पक जाएगी, समय पूरा हो जाएगा, तो उस जगह पर जहां पर ये लीफ लग रही थी या फ्लावर लग रहा था, उस जगह पर एक सेंसेशन लेयर का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, जो कहा जाएगा कि इसका जीर्णता, सेंसेशन को बोलते हैं हम जीर्णता, यानी कि जीर्णता वाली लेयर यहाँ पर प्रिपेयर कर दी जाएगी। इस लीफ के लिए जल की आपूर्ति और भोजन की आपूर्ति दोनों बंद कर दी जाएगी। तो जब इसको जल भी नहीं मिलेगा, भोजन भी नहीं मिलेगा, तो फिर ये ग्रोथ नहीं कर पाएगी, तो इसकी ग्रोथ हो जाएगी फिक्स। ठीक है ना, जब मेच्योर हो जाएगी ये लीफ, यहाँ पर लीफ जब मेच्योर हो जाएगी तो इसके ऊपर क्या है कि इसके सारे प्लग बंद कर दिए जाएंगे, पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी, भोजन की आपूर्ति इसको बंद कर दी जाएगी, ठीक है, इसके अंदर मिनरल्स की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी, और जो जितनी चीजें हैं वो सारी इसके लिए ड्रॉप कर दी जाएगी जब ये मेच्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी। तो यहाँ पर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको बोलेंगे हम सेंसेशन लेयर। जहां पर ये पत्ती लगी हुई है, जहां पर ये पत्ती लगी हुई है, इस जगह पर वो सेंसेशन लेयर प्रिपेयर कर दी जाएगी। समझ में आए बात, ठीक है। तो क्या होगा आगे, आगे इसमें ये होने वाला है, यहाँ पर होगा ये लेवल, जो मेच्योरेशन का लेवल है ये डिसाइड करता है, ये लेवल क्या करता है, डिसाइड करता है, यहाँ पर ये लेवल डिसाइड करता है, क्या चीज डिसाइड करता है, फॉर्मेशन ऑफ किसका फॉर्मेशन, सेंसेशन लेयर या एब्सीशन लेयर। ठीक है, एब्सीशन को बोलते हैं हम विलगन लेयर, विलगन परत। ठीक है, एब्सीशन, और यही होता है सेंसेशन, विलगन परत। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एब्सीशन लेयर का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, यानी कि विलगन परत यहाँ पर क्रिएट की जाएगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एब्सीशन को बोलते हैं हिंदी में विलगन परत। कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रखना हमें जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी कि विलगन परत बन जाएगी। ठीक है, अब ये जब विलगन परत बन जाएगी तो यहाँ पर जो फ्रूट वगैरह जो भी चीज है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर राइपन हो जाएंगे, पक जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फ्रूट होंगे यहाँ पर वो फ्रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पक जाएगा। फ्रूट और लीफ जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्रूट एंड लीफ। इसको एक बार मैं हटाता हूँ, दोबारा लिखता हूँ मैं इस चीज को। यहाँ पर विलगन परत बन गई, विलगन परत बनने के बाद में यहाँ पर फ्रूट एंड लीफ जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, राइपन हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि पक जाएंगी। राइपन का मतलब होता है पकना, पक जाएंगे। और ये जो चीज है, ये यहाँ पर पकना वगैरह ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एनवायरमेंट फैक्टर के ऊपर। ठीक है ना, कब पकेगा, किस मौसम में पकेगा, फल किस मौसम में पकेगा, ये डिपेंड करता है एनवायरमेंट। लीफ किस समय पकेगी, ये डिपेंड करता है एनवायरमेंट के ऊपर। समझ में आ रही बात। लेकिन टाइम, उसका समय कब पकेगा, ये समय और वो साइट, वो दोनों चीजें किसके अंदर है,
वो दोनों चीजें तो किसके पास है, प्लांट के पास में, जब वो मेच्योर होता है। लेकिन मेच्योरेशन के बाद में बाद का लेवल जो है वो डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, एनवायरमेंट के द्वारा, ठीक है ना। ऑर्गन के अंदर भी ये चीज किसके अंदर डिसाइड की जाती है, एनवायरमेंट के द्वारा। तो ये जो फ्रूट और लीफ का जो पकना है, ये लेवल को कौन कंट्रोल करता है, ये लेवल कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। लेवल कंट्रोल बाय प्लांट एंड एनवायरमेंट, दोनों मिलकर करते हैं, प्लांट एंड एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट, ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर। प्लांट और एनवायरमेंट दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस लेवल को कंट्रोल करते हैं, प्लांट भी और एनवायरमेंट भी। एनवायरमेंट तो इसलिए करता है कि फ्रूट कब पकना है कब नहीं पकना है, ये सब चीजें एनवायरमेंट ही डिसाइड करता है। लेकिन उसके अंदर हार्मोन का लेवल और सारी चीजें वो कौन डिसाइड करेगा, खुद प्लांट ही डिसाइड करेगा, ठीक है ना। वो खुद प्लांट ही डिसाइड करेगा उस चीज को। तो यहाँ का जो लेवल है वो कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, प्लांट और एनवायरमेंट के द्वारा, फ्रूट और लीफ का। जबकि मेच्योरेशन का लेवल जो होता है वो किस पर डिपेंड होता है, वो उसके टाइम और उसकी साइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बात समझ में आई, तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, चीज एक ही है भाई, जब मेच्योर होगी जब भी पकेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन ये जो स्थान है वो तो है प्लांट के पास में, एनवायरमेंट के पास नहीं है कि पत्ती एनवायरमेंट के पास नहीं है, पत्ती किसके पास है, प्लांट के पास अटैच है। तो उसका साइट और टाइम दोनों प्लांट के पास है कि कब उसको ग्रोथ करवानी है, कब उसको पकवाना है। लेकिन उसको अलग कब करना है, अलग करके उसको राइपन कब करना है, पकवाना कब है, तो वो डिपेंड करता है प्लांट, और प्लांट ही डिसाइड करेगा। प्लांट ही उसके अंदर विलगन परत यानी कि एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन करेगा। जब एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा तो फल अपने क्या हो जाएगा जी, पक जाएगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक की, चलिए ठीक है। अब इसी चीज को हम देख लेते हैं किसके अंदर, हमारे हूल प्लांट के अंदर। हूल प्लांट के अंदर जो डेवलपमेंट का लेवल होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम हूल प्लांट के अंदर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर नंबर 3 आ गया हमारा, ये है ना, नंबर 3 आ गया, ये चीज हो गई हमारी नंबर 3, ठीक है जी। थोड़ा सा ऊपर चला गया है, कोई बात नहीं। नंबर 3 पे आ गए हम, यहाँ पर लिख देते हैं हम हूल प्लांट लेवल, हूल प्लांट लेवल, ठीक है। हूल प्लांट लेवल की यहाँ पर हम बात करेंगे, मतलब कि पूरे पादप के लेवल में ये जो डेवलपमेंट होता है ये किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब देखो जो पादप की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, प्लांट के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, वो कंट्रोल होती है उसके दो चीजों के आधार पर, एक उसका पोलैरिटी और एक दूसरा उसका सिमेट्री, ठीक है। दो चीजों के ऊपर इसको कंट्रोल किया जाता है। प्लांट की जितनी भी प्रकार हैं, जैसे कि देखो समझना है इस बात को, पहले मैं लिखता हूं फिर इसको समझते हैं अपन। प्लांट के जितने भी प्रकार हैं, प्लांट्स ऑल फॉर्म, प्लांट्स ऑल फॉर्म, मतलब कि जितने भी प्रकार होते हैं पादप के, प्लांट के जितने भी प्रकार होते हैं, प्रकार का मतलब है कि एक बीज से लेकर, एक जाइगोट से लेकर, एक अंड कोशिका से लेकर पूरा पादप बनने तक, जहां पर उसके अंदर फ्रूट भी होगा, फल पुष्प भी होगा, लीफ भी होगी, ठीक है ना। आल फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पर एग या स्पर्म से लेकर पूरा प्लांट डेवलपमेंट तक, पूरा डेवलप्ड प्लांट तक, मेच्योर प्लांट तक की जो अवस्थाएं हैं उन सब के बारे में बात करें। मेच्योर प्लांट तक की अवस्था है ना, मेच्योर प्लांट तक की अवस्था। यहाँ पर ये हूल प्लांट का मतलब ये है कि एक सेल स्पर्म सेल से लेकर मेच्योर प्लांट तक की जो अवस्थाएं आती हैं उन सब के लेवल की हम यहाँ पर चर्चा करें, ठीक है। तो ये जो सारी फॉर्म होती है ये सब कंट्रोल की जाती है यहाँ पर। ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है भाई, ये सब कंट्रोल की जाती है यहाँ पर दो चीजों के द्वारा। कंट्रोल इन टर्म ऑफ दो टर्म के रूप में इनको जो है हम गिनते हैं या मानते हैं, मान के चलिए आप इनको दो टर्म के रूप में इनको हम कंसीडर करते हैं। एक आपका हो गया यहाँ पर पोलैरिटी और दूसरा हो जाता है सिमेट्री। एक हो जाता है पोलैरिटी और दूसरा हो जाता है यहाँ पर सिमेट्री, ठीक है। ये दो कंडीशन के ऊपर आप क्या, ये सारा सिस्टम यहाँ पर काम करता है।
एक पोलैरिटी के ऊपर और दूसरा किसके ऊपर, सिमिलरिटी के ऊपर। ध्यान रखना ये बात, एक तो पोलैरिटी के ऊपर और दूसरा सिमेट्री के ऊपर। ठीक है, पोलैरिटी यानी कि ध्रुवता, सिमेट्री का मतलब उसकी किस तरह की सिमेट्री है। ये प्लांट की जैसे खड़ा हुआ है, आड़ा पड़ा हुआ है, रेंगने वाला है, ये सब सिमेट्री में आता है। या कोई भी ऑर्गन है तो उसकी सिमेट्री किस तरह की है, ठीक है ना। कोई भी पत्ती है तो उसकी सिमेट्री किस प्रकार की, उसका प्रकार किस प्रकार का है, भालाकार है, किस तरह की पत्ती है, वो सारी चीजें आ गई है ना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस समझिए आप पोलैरिटी और सिमेट्री। पोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं जब कोई दो चीजें गोल होती है तो उसमें दो ध्रुव बन जाते हैं। जैसा कि हमने जिम्नोस्पर्म के अंदर पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है जब सेल डिवाइड होती है, सेल का डिवीजन होता है, तो वो क्या करती है, एक जगह जाकर एक स्थिर अवस्था में नीचे की साइड में जाकर वहां डिवीजन करने लग जाती है। तो ध्रुव में दो पोल बन जाते हैं। अंडे के अंदर जैसे अंडा होता है ना, एग होता है, आपने देखा होगा एग जो होता है जब आप उसको रखते हो तो सीधा खड़ा होता है, ऐसे सीधा खड़ा होता है, आड़ा नहीं पड़ता ना, एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। तो वो उसके अंदर पोलैरिटी है, पोलैरिटी होने की वजह से वो सीधा खड़ा होता है। ठीक है, तो वो बोलते हैं हम पोलैरिटी होना। ठीक है, अब प्लांट का जो जीवन चक्र होता है उसमें दो चीजें होती हैं, दो इवेंट जो होते हैं उसके अंदर महत्वपूर्ण होते हैं। वो होते हैं कौन से, एक तो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और दूसरे उसके जीनेटिक कैरेक्टर। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं और उसी के आधार पर पूरा प्लांट का डेवलपमेंट होता है। हम होल प्लांट डेवलपमेंट की बात करें और होल प्लांट लेवल में किस तरह से डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो हमने देखी कि प्लांट की जितनी भी चीजें होती है, चाहे वो एक से लेकर आप पूरे मेच्योर प्लांट तक की बात करो, दो चीजें उसको कंट्रोल करके रखती है, एक तो उसकी पोलैरिटी और दूसरा उसका सिमेट्री। ठीक है, और अगर पूरा प्लांट का जीवन चक्र की बात करें, हम पूरे लाइफ साइकिल में कौन कौन सी चीजें उसको प्रभावित करती है, तो पूरा जो प्लांट का लाइफ साइकिल होता है, प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है, इस प्लांट के लाइफ साइकिल में दो चीजें इसको प्रभावित करती है और वो चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसका, सबसे पहला तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और दूसरा जीनेटिक। मॉर्फोलॉजिकल और दूसरा जीनेटिक कैरेक्टर। ठीक है, एक तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और दूसरे जीनेटिकल कैरेक्टर, ये इसको पूरी इस प्लांट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें पादप के अंदर होती हैं, मॉर्फोलॉजिकल और जीनेटिक। ठीक है, ये इवेंट जो होते हैं, ये इवेंट प्लांट के अंदर काम होते हैं, टेक प्लेस, प्लांट के अंदर इनको जो है उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि ये यहाँ पर होता है, ऐसा होता है। ठीक है ना, जेनेटिक लेवल पर और इसके लेवल पर ये चीजें होती है, टेक प्लेस। मतलब पादप के अंदर ये दो इवेंट होते हैं, एक मॉर्फोलॉजिकल इवेंट और दूसरे जेनेटिक इवेंट। ये दोनों इवेंट जो है यहाँ पर प्लांट के अंदर होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखो, इनका जो संबंध होता है वो किससे होता है, टाइम से होता है। जेनेटिक लेवल पर जो इवेंट होते हैं, जैसे कि कोई मान लीजिए कोई पादप ग्रो कर रहा है, और ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर कितने हार्मोन बनाने हैं, कौन कौन सा हार्मोन बनाना है, ये सब जेनेटिक लेवल की बात होगी। ठीक है, उसकी पत्ती किस प्रकार की बनेगी, उसका तना किस प्रकार का होगा, कितना मोटा होगा, ये सब जेनेटिक लेवल की बात। इस जेनेटिक लेवल के आधार पर ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आएंगे। कितना मोटा तना बनाना है ये डिसाइड करेगा जेनेटिक लेवल, लेकिन बनेगा कहाँ, मॉर्फोलॉजिकल। वो जो दिखेगा हमें, वो कहाँ दिखेगा, मॉर्फोलॉजी में दिखेगा। ठीक है, तो ये सब इवेंट जो होते हैं वो इसके अंदर होते रहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक। अब इनका जो संबंध होता है किसके साथ होता है, टाइम के साथ होता है, समय के अनुसार होता है। देखो जैसे जैसे पादप ग्रो होता चला जाएगा, समय बदलता जाएगा। आज 2 तारीख है, 2 तारीख को मान लीजिए पादप 5 सेंटीमीटर लंबा हुआ, फिर 3 तारीख को 10 सेंटीमीटर लंबा हुआ, 4 तारीख को 15 सेंटीमीटर लंबा हुआ। मोटाई में वृद्धि हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसका संबंध किससे, टाइम से है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर जो चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक कैरेक्टर, इनका को रिलेशन किससे होता है, को रिलेशन होता है इनका किससे, टाइम से। इनका संबंध जो होता है वो किससे होता है, टाइम से होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर और भी हम बात कर लें, उदाहरण के रूप में आप बात करोगे यहाँ पर, जैसे कि सीजन। ठीक है ना, सीजन आता है, जब सीजन आता है यहाँ पर, कोई सीजन आया, जैसे कि कोई सा भी मौसम आया, जैसे बसंत ऋतु है। अब बसंत ऋतु में क्या होता है, बसंत ऋतु आई तो बसंत ऋतु में जो काम होने हैं, जैसे कि पतझड़ आना है, ठीक है, फ्लावरिंग होनी है, अलग अलग पौधों में फ्लावरिंग होनी है, तो ये सब बसंत ऋतु के अंदर होगा। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड हुआ, टाइम के ऊपर ही डिपेंड हुआ। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हुए, 6 महीने तक उसमें कुछ फ्लावर ही नहीं आ रहे थे,
6 महीने बाद उसके अंदर फ्लावरिंग होगी, जैसे बसंत ऋतु है फ्लावर होना शुरू हो गया, उसके अंदर फ्लावर आना शुरू हो गए। तो भाई फ्लावर आए तो क्या हुआ, उसके मोर्फोलॉजी में चेंजेज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो अब ये प्लांट का जीवन चक्र चल रहा है हमारे पास। तो प्लांट एक सीड से इतना बड़ा प्लांट बन गया, लेकिन अभी तक उसके अंदर फ्लावर नहीं है। जब फ्लावरिंग जब शुरू हुई तो हार्मोन बनना शुरू हुआ, जब फ्लोरिजन हार्मोन बनना शुरू हुआ तभी फ्लावर आए। तो फ्लोरिजन हार्मोन बना, वो किसके ऊपर बना, जेनेटिक लेवल के ऊपर आधारित बना। जेनेटिक ने हार्मोन बनाया और उस हार्मोन ने इन्फ्लुएंस किया प्लांट को, और प्लांट ने क्या बना दिए, फ्लावर बना दिए। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो गया। तो किसके ऊपर डिपेंड हुआ, टाइम के ऊपर डिपेंड हुआ कि नहीं हुआ, टाइम के ऊपर। और ये टाइम कौन सा है, एज ए सीजन मान लेते हैं, उसको सीजन है, ठीक है ना, ये सब सीजन है। जैसे कि फोटो पीरियड हुआ, फोटो पीरियड। अब आपने देखा होगा कि जब हम अलग अलग प्रकार के हमारे फोटो पीरियड होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग फोटो पीरियड के अनुसार जो पौधे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दीर्घ कालीन पौधे, ठीक, उदासीन पौधे, दीर्घ दिवसीय पौधे, लघु दिवसीय पौधे, दिवस उदासीन पौधे, इस तरह के पौधे होते हैं। तो अगर आप उनको जैसे दीर्घ दिवसीय पौधे हैं, तो अगर आप उनको सर्दी में उगाओगे तो नहीं उगेंगे, ठीक है, क्यों नहीं उगेंगे, क्योंकि उनको धूप की ज्यादा आवश्यकता होती है। अल्पकालिक पौधे होते हैं, अल्प क्या बोलते हैं, मतलब जो अल्प धूप में उगते हैं, अगर आप उनको गर्मी में उगाओगे तो झुलस जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये होते हैं फोटो पीरियड। उन फोटो पीरियड के आधार पर ये यहाँ पर फ्लावरिंग होती है, ठीक है। दूसरा होता है टेम्परेचर। देखो आप, सर्दी की ऋतु में जो फसल बोई जाती है उसे सर्दी की ऋतु में ही बोया जाता है, काटा जाता है, ठीक है। जो फसल गर्मी की ऋतु में बोनी है उसको गर्मी की ऋतु में बोते हैं, ठीक है, उसी के अनुसार उसको बोया जाता है। जो फसल जायद की फसल होती है जो, उसको उसी ऋतु के अंदर बोया जाता है। जैसे भी खीरा ककड़ी तरबूजा आ रहा है, आप इसको सर्दी में क्यों नहीं उगा देते, सर्दी में क्या दिक्कत है उगने में, लेकिन दिक्कत है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, बात समझ में। तो ये जितनी भी चीजें होती है, सीजन है, फोटो पीरियड है, टेम्परेचर है, ठीक है, ये सब कंट्रोल करते हैं। ये सारी चीजें कंट्रोल करती है, किस चीज को कंट्रोल करती है, पौधे का जर्मिनेशन कब होना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी है, वही सारी चीजों को ये जो उदाहरण हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये सारे उदाहरण क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। बात समझना है इसको, ये किसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये उदाहरण हमारे कंट्रोल करते हैं किस चीज को, ये सब कंट्रोल करते हैं प्लांट के अंदर डोरमेंसी को, ठीक है, डोरमेंसी को, जर्मिनेशन को, किसका, बड का और सीड का जर्मिनेशन कब होना है, ये फोटो पीरियड, सीजन और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, कंट्रोल करती है, किस चीज को कंट्रोल करती है, डोरमेंसी को, डोरमेंसी को कंट्रोल करते हैं ये, ठीक है जी। इसके अलावा ये किसको कंट्रोल करते हैं, ये जर्मिनेशन को कंट्रोल करते हैं, जर्मिनेशन ऑफ बड एंड सीड, ठीक है, बड और सीड के जर्मिनेशन को ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल करते हैं भाई किसको, डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सीजन, फोटो पीरियड, टेम्परेचर, ये सब चीजें कंट्रोल करती हैं, ये तीनों चीजें कंट्रोल करती है डोरमेंसी को, सीड की डोरमेंसी को। जैसे कि मान लीजिए अभी गेहूं की कटाई हुई है, ठीक है, और गेहूं को काट कर हम लेके आए हैं और हमने भंडारण कर दिया। अब गेहूं को हम अगले सीजन में उगाएंगे, क्यों उगाएंगे, क्योंकि अभी उसका जो भ्रूण है वो डोरमेंस अवस्था में, आप उसको अभी नहीं उगा सकते खेत में ले जाकर। अभी काटा, 4 दिन बाद खेत की सफाई की और वापस जाके गेहूं को बो दिया, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सीजन, उसका फोटो पीरियड और उसका टेम्परेचर ये उसको उगने नहीं देगा। वो अभी डोरमेंसी अवस्था में चल रहा है सीड, तो फिर वो डोरमेंस में ही रहेगा, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ बड एंड सीड, सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट का डेवलपमेंट, ये भी सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, फोटो पीरियड के अंदर डिपेंड करता है और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन चीजों के ऊपर ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती है और स्थायी होती है। तो ये देखा हमने कि जो लेवल होता है किसका, जो लेवल होता है आपके डेवलपमेंट का, वो होता है यहाँ पर 3 तरह का, ठीक है। एक लेवल होता है सेलुलर लेवल, एक लेवल के बारे में हमने बात की, वो है हमारा सेलुलर लेवल। दूसरा लेवल हमने देखा ऑर्गेनल लेवल, ठीक है ना। एक तो हमने जो देखा वो कौन सा लेवल था हमारा,
वो था हमारा सेलुलर लेवल, यानी कि किसके आधार पर, सेल के आधार पर, सेल के लेवल के आधार पर। दूसरा लेवल हमने देखा वो था हमारा किसके आधार पर, ऑर्गन के लेवल के आधार पर, मतलब कि ऑर्गेनल लेवल पर, ठीक है। तीसरा लेवल हमने देखा जो है हमारा प्लांट के आधार पर, ठीक है ना, होल प्लांट के आधार पर किस तरह से डेवलपमेंट किए जाते हैं, होल प्लांट का लेवल, ये हमारा थर्ड लेवल, ठीक है। यानी कि पूरे प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चर्चाएं करेंगे, डेवलपमेंट को और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। अभी डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है, ये चौथा वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम इसके बारे में और आगे इसका नेक्स्ट पार्ट हम चर्चा करेंगे। तो ये आप इसे एक बार, दो बार, तीन बार इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और फिर एनालाइज करिए कि हमें क्या लिखना है इसके अंदर। नोट्स आपके लिखे हुए हैं, आप जा सकते हैं exam@j.in पर और वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आपके इस फोल्डर के अंदर भी जो है इसका पूरे PDF जो है वो आपको इसके अंदर अवेलेबल है, आप उसको पढ़िए और ये 5 जो है वीडियो वो आप देखिए, और जब आपको अच्छे समझ में आ जाए तो फिर आप इनको नोट करिए। जब तक समझ में नहीं आए तब तक नोट मत करिए, जो लिख दिया उसको समझिए क्या कहना चाह रहे हैं और उसको आपको कैसे लिखना है, दैट इज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और बात करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे कि डेवलपमेंट को हम किस तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, डेवलपमेंट को कैसे और ज़्यादा समझा जा सकता है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।